हेलो बच्चों, कैसे हो? आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा यूनिट नंबर 7 है, क्लास 11th का, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। तो बच्चों, आप इसके बारे में जानते होंगे, छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, और छोटी क्लास में गुरुत्वाकर्षण की जो खोज की थी उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसका हमारा नाम था सर आइजैक न्यूटन था। तो उन्होंने क्या किया था, कोई एक पेड़ था और पेड़ के नीचे सर बैठे हुए थे। उस सर का नाम था न्यूटन सर, और न्यूटन सर यहाँ बैठे थे और उनके ऊपर क्या गिर गया था? एप्पल गिर गया। और एप्पल गिरने से किसकी खोज होगी? गुरुत्वाकर्षण की खोज होगी। तो बच्चों, हम ये पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे पास जो गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी, इसके लिए ऐसे डायरेक्ट खोज नहीं की गई। इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, और इसको संघर्ष से पहले बहुत सारे दार्शनिक और वैज्ञानिक आए, और उसके बाद ही गुरुत्वाकर्षण की खोज हो पाई। और सिर्फ हमने तो इतना ही पढ़ लिया कि ये ऐसे खोज होगी, तो ऐसे खोज नहीं हुई। तो बच्चों, आप जानते हो कि गुरुत्वाकर्षण है क्या? तो गुरुत्वाकर्षण एक्चुअल में बच्चों आप जानते हैं, जैसे मैंने ये मेरे पास ढक्कन है, इस ढक्कन को मैंने छोड़ा तो ये ढक्कन नीचे की ओर जा रहा है ना? कोई भी वस्तु, चाहे पेड़ से सेब नीचे गिर रही है, चाहे आम गिर रहा है, तो ये क्या है? एक नीचे की ओर जा रहा है। तो जो ये नीचे की ओर जो एक आकर्षण लग रहा है, इस आकर्षण को ही क्या बोल दिया? जो कोई भी वस्तु नीचे गिर रही है, तो नीचे गिर रही है तो वो क्या है? एक आकर्षण से गिर रही है। उस आकर्षण का ही नाम क्या दे दिया? गुरुत्वाकर्षण नाम दे दिया। कि पृथ्वी की ओर, जो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, उस आकर्षण का नाम क्या दे दिया? गुरुत्वाकर्षण नाम दे दिया। तो बच्चों, इसको पढ़ने से पहले हमारे यूनिट की तरफ पढ़ेंगे, और सबसे पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक और दार्शनिक आए। उस दार्शनिक के अंदर जो पहले थे, वो के उसका नाम था गैलीलियो। उसका नाम क्या था? गैलीलियो। तो बच्चों, गैलीलियो सर ने क्या बताया? गैलीलियो ने ये बताया कि कोई भी द्रव्यमान की वस्तु हो, उसका शायद द्रव्यमान कुछ भी हो, तो वो जो नीचे गिरेगी वस्तु, तो वो एक समान, वो कैसे गिरेगी? एक समान त्वरण से पृथ्वी की ओर गिरेगी, एक समान त्वरण से। तो ये किसने बता दिया? गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने क्या बताया कि कोई भी वस्तु हो, चाहे वस्तु हो चाहे पिंड हो, कोई भी वस्तु हो सकती है, पिंड हो सकती है, उसका द्रव्यमान चाहे कुछ भी हो, तो वो एक एक समान त्वरण से पृथ्वी की ओर गिरेगी। तो ये सबसे पहले बताने वाले थे, वो गैलीलियो थे। तो सबसे पहले किसने बताया ऐसा? गैलीलियो ने बताया। इसके बाद हमारे बाद एक दूसरे आए, उनका नाम था टोल्मी। उसका नाम क्या था? टोल्मी। तो इन्होंने क्या बता दिया? ये भी एक सर थे, टोल्मी। तो दार्शनिक भी थे, साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या बता दिया? उन्होंने बताया, एक मॉडल दिया, उस नाम मॉडल का नाम दे दिया भूकेंद्रीय मॉडल। उसका क्या नाम दे दिया? भूकेंद्रीय मॉडल। तो ये भूकेंद्रीय मॉडल का मतलब कैसे दिया? इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है वो क्या होती है? केंद्र में होती है। इन्होंने क्या बता दिया कि कोई पृथ्वी है वो केंद्र में होती है, और बाकी जो पिंड है, आकाशीय पिंड जैसे ग्रह है ना, वो क्या करते हैं? इनके पीछे चक्कर लगाते रहते हैं, इसके पीछे क्या कर रहते हैं? परिक्रमा करते रहते हैं। तो ये मॉडल देने वाले थे, उन मॉडल का नाम था टोल्मी। और टोल्मी ने क्या बता दिया? भूकेंद्रीय मॉडल बता दिया। इसका मतलब इसने क्या केंद्र माना? केंद्र के अंदर पृथ्वी को माना, और बाकी जो ग्रह हैं, सूर्य तारे, इसके पीछे क्या करते रहते हैं? परिक्रमा कर रहे रहते हैं। इसके बाद एक दूसरे और आए, उन दूसरे का नाम था, वो उसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में आपने जरूर सुना होगा, है ना? शून्य की खोज करने वाले वही आर्यभट्ट है, जिसकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ आर्यभट्ट ने बता दिया, इस मॉडल का नाम था सूर्य केंद्रीय मॉडल। क्या नाम था? सूर्य केंद्रीय मॉडल। उसका नाम था सूर्य केंद्रीय मॉडल। तो इन्होंने क्या बता दिया? इन्होंने तो बताया, देखो, पृथ्वी को केंद्र माना था, लेकिन इन्होंने बताया कि सूर्य होता है वो क्या होता है? केंद्र में होता है, और जो बाकी आकाशीय पिंड होते हैं उसके पीछे कैसे करते हैं? एक वर्तीय रूप में गति करते रहते हैं। इसलिए इसका नाम देखो सूर्य केंद्रीय दे दिया। सूर्य केंद्र में है, और बाकी आकाशीय पिंड क्या करते हैं? वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये मॉडल था, शोध पे आधारित मॉडल था। ये मॉडल कैसा था? एक शोध पे आधारित मॉडल था, जिसने दिया था, इसका नाम था आर्यभट्ट नाम था। क्या नाम था?
आर्यभट्ट नाम था। इसके बाद और आए साइंटिस्ट जिसका नाम था निकोलस। क्या नाम था? निकोलस नाम था। और निकोलस ने भी क्या दे दिया? कोपर निकोलस। ये भी इन्होंने मॉडल दिया। उन्होंने ये बताया कि कोई भी, जैसे सूर्य को क्या मान लिया? केंद्र में मान लिया। और उन्होंने भी बता दिया कि ये क्या करते हैं, इस चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते रहते हैं। और ये परिक्रमा करते हैं वो कैसे करते हैं? एक वृत्ताकार पथ में करते रहते हैं। तो इसको उन्होंने भी सूर्य को क्या माना? केंद्र में माना। और बाकी ग्रह को क्या करते हैं? इन्होंने बताया कि ये भी परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है। इसके बाद और आए, उनका नाम था, ठीक है, उनका नाम था हमारे पास, वो आए, उनका नाम था, आप जानती हो उनके बारे में, जो अभी जो पढ़ेंगे वो नाम था उसका केपलर। और केपलर को पढ़ने से पहले एक और साइंटिस्ट आए थे, है ना? तो उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने इतनी खोज नहीं कर पाए। उन्होंने सिर्फ उनके बारे में जानकारी नहीं कर पाए। उनका नाम था टाइक्रो ब्रे, है ना? तो केपलर पढ़ने से पहले एक और आए थे, उसका नाम था टाइको टाइको ब्रे। इसका नाम क्या था? टाइको ब्रे। तो टाइको ब्रे ने क्या किया? ये जितने भी इन्होंने, जैसे गैलीलियो, टोल्मी, आर्यभट्ट, है ना, निकोलस, इन्होंने जो भी ये डाटा कलेक्शन का काम किया और इनके अभिलेख प्राप्त किए कि ये कैसे किया, तो इन्होंने बस ये इतना ही कर पाए, इनका अभिलेख ही तैयार कर पाए, बाकी ये कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद ही हमारे पास एक आए, उसका नाम था केपलर। जो हमारा जो पहला ही टॉपिक है वो क्या नाम है? केपलर। तो बच्चों जो आज जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? केपलर के नियम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? केपलर के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो केपलर ने क्या किया? इन सभी जो संपूर्ण, ये ना, ये सभी इन संपूर्ण का आंकड़े प्राप्त किए। इन आंकड़े प्राप्त करके इन्होंने एक नियम दिए। वो नियम कहलाए गरीय गति के नियम। क्या कहलाए? गरीय गति के नियम कहलाए। और इन्होंने 3 नियम दिए। बच्चों कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। तो केपलर कब आए? इतनी सारी खोज होने के बाद में केपलर आए, और ना, फिर न्यूटन के बारे में जानकारी हुई, और फिर किसकी खोज हुई? गुरुत्वाकर्षण के बारे में खोज हुई। तो इसकी खोज ऐसे नहीं होगी कि एप्पल नीचे गिर गया, खोज होगी। तो बच्चों जो आज हमारा जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और वो टॉपिक है केपलर का नियम। तो केपलर के नियम से पढ़ने के, देखो यहाँ पे 2 हमारे पास नाम आया है। एक दो नाम किसका आया है? ग्रह का नाम आया है ना? दूसरा नाम किसका आया है? उपग्रह का नाम आया। एक तो ग्रह और दूसरा क्या आया? उपग्रह, सैटेलाइट आया। तो ग्रह क्या होता है? तो ग्रह क्या होता है बच्चों? जैसे ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। ये सन है। सूर्य के चारों ओर वे आकाशीय पिंड, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य की क्या करते हैं? चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उसको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? सूर्य। और ये हमारा क्या हो गया? ग्रह। तो ये ग्रह क्या करता है? इनके चारों ओर परिक्रमा करता है, वे क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। तो ग्रह की परिभाषा क्या हो जाएगी? कि वे आकाशीय पिंड, वे आकाशीय पिंड, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के, जो सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। तो बच्चों ये ग्रह हैं, इन ग्रहों की संख्या पहले 9 थी, लेकिन अब हमारे पास कितनी है? 8 है। तो सूर्य के जो जस्ट पास वाला जो ग्रह होता है, उस पास वाले ग्रह का नाम होता है बुध होता है। और ये पास वाले ग्रह का नाम क्या होता है? बुध होता है। और बुध के जो जस्ट पास वाला ग्रह होता है उसका नाम होता है शुक्र होता है। और इसके बाद जो ग्रह होते हैं, तो मैंने बताया जो ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। और पहले कितनी थी? 9 है। तो 9वां ग्रह जिसका नाम था प्लूटो, और वो सबसे क्या था? छोटा ग्रह था। तो ये बुध, उसके बाद क्या आ गया? शुक्र। और शुक्र के बाद जो हम निवास करते हैं उस ग्रह का नाम है पृथ्वी। तो पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है जिसपे हम निवास कर रहे हैं। इसी प्रकार शुक्र भी ग्रह है ना? और सबसे जो बड़ा ग्रह है, उस बड़े ग्रह का नाम है बृहस्पति। उस बड़े ग्रह का नाम क्या होता है? बृहस्पति होता है। इसके बाद जो ग्रह हमारे पास आता है उस ग्रह का नाम होता है शनि। ठीक है, उस ग्रह का नाम क्या होता है? शनि। और हमारे
जो छठा ग्रह है उसका नाम है मंगल। उस ग्रह का नाम क्या है? मंगल। तो देखो, पहला ग्रह क्या हो गया? बुध। दूसरा क्या हो गया? शुक्र। शुक्र के बाद हमारा पृथ्वी होता है। पृथ्वी के बाद ये बृहस्पति होता है। ये उसके बाद शनि होता है। शनि के बाद मंगल होता है। और मंगल के बाद यूरेनस होता है। यूरेनस होता है। और इसके बाद हमारा आठवां ग्रह है, वो है, आप जानते हो, वो क्या है? नेपच्यून ग्रह है। वो क्या है? नेपच्यून। और जो हमारा नौवां जो ग्रह हटाया है उसका नाम था प्लूटो। उसका नाम क्या था? प्लूटो। तो आप जानते हो, एक ये भी जान लिया करें कि ये जो शुक्र ग्रह है, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की कहा जाता है, बहन कहा जाता है। और जो ये बुध ग्रह होता है, वो सबसे नजदीक ग्रह होता है, वो बुध होता है। और जो सबसे बड़ा ग्रह होता है उसका नाम होता है बृहस्पति। और सबसे छोटा था जिसको हटा दिया गया उसका नाम था प्लूटो। और जो मंगल ग्रह होता है उसको लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। तो ये बच्चों आपकी जानकारी के लिए बताया है कि ग्रह क्या होता है, कि बार बार नाम आ रहा है ग्रह ग्रह। तो ग्रह है क्या? तो ग्रह क्या है कि वह आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो ये ग्रह इस प्रकार होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पथ पे चक्कर लगा रहते हैं। तो इसके बाद ये नेक्स्ट होता है। इसी प्रकार ये हमारे पास कितने हैं? 8 ग्रह हैं। और ये नौवा हटाया गया उसका नाम क्या था? प्लूटो था। अब हमारे पास दूसरा नाम आ रहा है सैटेलाइट, जिसको कहते हैं उपग्रह। उसको क्या कहते हैं? उपग्रह। तो उपग्रह क्या है बच्चों? तो उपग्रह मैंने अभी बताया, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले को क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी कि वे आकाशीय पिंड वे आकाशीय पिंड जो अब किसके? सूर्य के पीछे चक्कर नहीं लगेगा। वे आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हो। किसकी परिक्रमा करते हो? ग्रह की परिक्रमा करते हो। ग्रह की परिक्रमा करते हो। तो वो क्या कहलाएंगे? उपग्रह कहलाते हैं। वो बच्चों क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। जैसे हमारा ये सूर्य है, और ये मैं बताता हूँ कि अब इनके पीछे जो परिक्रमा करेगा ये क्या हो गया? ग्रह। और ये क्या हो जाएगा? उपग्रह हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि उपग्रह क्या हो गया? ये हमारा सूर्य हो गया। सूर्य के पीछे चक्कर लगा रहा है वो हो गया ग्रह। और ग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है वो क्या हो गया? उपग्रह हो गया। ये ग्रह हो गया, ये हमारा सूर्य हो गया। और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला क्या हो गया? उपग्रह हो गया। तो उपग्रह के बारे में इसको सैटेलाइट कहते हैं। और जैसे हम कहते हैं कि ये सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसके बारे में आप बहुत जानकारी न्यूज में हमें प्राप्त होती रहती है। तो ग्रह भी दो प्रकार के हैं। उपग्रह कितने प्रकार के? जैसे मैंने बताया इसके कितने प्रकार के? 8 है। उपग्रह भी प्रकार के हैं। उपग्रह के बहुत, जैसे मैंने बताया, दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के कौन से? एक तो होता है प्राकृतिक उपग्रह। एक कौन सा होता है? प्राकृतिक उपग्रह। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा होता है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब मानव द्वारा निर्मित उपग्रह होते हैं, जिसको हमें लॉन्च किया जाता है, वो कृत्रिम उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह के बारे में आपने नाम सुना होगा, उसका नाम क्या है? तो आपको बताया कि पृथ्वी क्या है? एक पृथ्वी ग्रह है। और पृथ्वी का एक उपग्रह है, वो कौन सा है? प्राकृतिक उपग्रह, और जिसका नाम है चंदा मामा। इसका नाम है चंदा मामा। तो चंदा मामा क्या है? एक प्राकृतिक उपग्रह है। वो किसके हैं? पृथ्वी के उपग्रह है, जो हमारे द्वारा नहीं बनाया गया। वो कैसा है? प्राकृतिक उपग्रह है। तो बच्चों, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी होगी कि ग्रह क्या होता है और उपग्रह क्या होता है। तो इसके बारे में हम जैसे पढ़ रहे थे, वो हम पढ़ रहे थे केपलर के नियम के बारे में बता रहा था। तो केपलर के नियम के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। और हमारा जो एनसीईआरटी का जो पहला टॉपिक है वो है केपलर के नियम। वो क्या है? केपलर के नियम। तो बच्चों, जो हम आज जो पढ़ने वाला हमारा जो एनसीईआरटी का टॉपिक है वो क्या है? केपलर का नियम। और केपलर के नियम को कौन से कहते हैं? इसको गरीय गति के भी नियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गरीय गति के नियम। गरीय गति के नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीय गति के नियम भी कहते हैं। तो ये कितने नियम दिए? इन्होंने 3 नियम दिए। इन्होंने कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। केपलर जी ने कितने नियम दिए? हमारे केपलर सर थे, उन्होंने गरीय गति के 3 नियम दिए। तो उसमें सबसे पहला नियम दिया था, उसका नाम था केपलर का प्रथम नियम। केपलर का प्रथम नियम। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं इसके नियम, और उसका जो प्रथम नियम है वो नियम कहलाता है कक्षाओं का नियम। क्या कहलाता है? कक्षाओं का नियम कहलाता है बच्चों। कक्षाओं का नियम। तो केपलर का हमारा नियम क्या कहलाता है? केपलर का प्रथम नियम, और प्रथम नियम को बोलेंगे कक्षाओं का नियम। तो केपलर ने प्रथम नियम दिया, और प्रथम नियम ने यह बताया कि
जो सूर्य है वो देखो, ये हमारे पास इन्होंने बताया कि सूर्य होता है एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा के ये नाभि होती है, और नाभि के में यहाँ पे आपको पता है ये क्या है, एक दीर्घवृत्त है, और दीर्घवृत्त के अंदर दो फोकस ये नाभि होते हैं, फोकस होते हैं, इसको फोकस को नाभि कहते हैं। एक नाभि ये होती है और दूसरी नाभि ये होती है। इस अक्ष को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ अक्ष बोलते हैं। और इसको बोलते हैं बच्चों लघु अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लघु अक्ष बोलते हैं। तो ये हमारा ये दीर्घ अक्ष ए इसको मैं लिख रहा हूँ, और इसका वाला भाग, और ये इसका हमारा क्या होता है? दीर्घवृत्त का केंद्र है। और ये इसको लघु अक्ष को मैंने क्या लिख दिया? बी लिख दिया। तो केपलर का जो प्रथम नियम था, उन्होंने ये बताया कि जो हमारे पास जो ग्रह हैं, हमारे पास क्या है? ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों। तो केपलर का मैं पहला नियम लिखूंगा कि केपलर इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या बताया? इस नियम के अनुसार ग्रह ग्रह सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय, कैसे? दीर्घवृत्तीय। तो ये मैंने बनाया है, किसका डायग्राम बनाया है? वृत्त का नहीं, ये दीर्घवृत्त है। ये क्या है? दीर्घवृत्त बनाया है मैंने। तो ये दीर्घवृत्त है, तो वृत्त तो कैसा होता है? वृत्त ऐसा होता है जिसकी रेडियस क्या होती है? आर होती है। लेकिन ये मैंने बनाया है दीर्घवृत्त। तो ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार ग्रह सूर्य की चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, या इसको क्या कहते हैं? परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो तथा सूर्य दीर्घवृत्त के दीर्घवृत्त के दीर्घवृत्त के नाभि में स्थित होता है। नाभि का मतलब फोकस, नाभि का मतलब क्या होता है? फोकस में स्थित होता है। तो बच्चों देखो, इनका पहला नियम क्या हुआ? केपलर का जो प्रथम नियम है वो किसका नियम था? कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम क्यों बोला? इन्होंने बोला कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर, सूर्य के क्या? चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, या क्या करते हैं? परिक्रमा लगाते हैं। और सूर्य होता है वो दीर्घवृत्त के नाभि के फोकस में स्थित होता है। तो देखो बच्चों, मैंने ये जो बनाया है वो क्या बनाया है? मैंने एक दीर्घवृत्त बनाया है, और ये एक दीर्घवृत्त है, और ये दीर्घवृत्त के अंदर दो फोकस होते हैं जिसको नाभि कहते हैं। फोकस को क्या कहते हैं? नाभि कहते हैं। तो ये सूर्य होता है वो इस नाभि पे होता है। कहाँ होता है? नाभि पे होता है। और नाभि यहाँ है, और ये जो इनका अक्ष है, ये छोटे वाला अक्ष को बोलेंगे लघु अक्ष, और ये वाला अक्ष है जो बड़े वाला अक्ष है इसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ अक्ष बोलते हैं। तो देखो, ये जब ग्रह इनके चारों ओर क्या करते हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जब ये चक्कर लगाते हैं, जब ये हमारा बिंदु इस सूर्य के पास वाला बिंदु होता है, एक सूर्य के दूर वाला बिंदु होता है, इन बिंदुओं के भी नाम होते हैं। उस बिंदु को कहते हैं अपशोर, और दूसरा नाम होता है उसको कहते हैं उपशोर। ठीक है? तो जो पास वाला बिंदु होता है, जैसे ये ग्रह गति करता करता जब पास में है ना, तो उस नाम को कहेंगे उपशोर नाम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उपशोर कहते हैं। और जो दूर होता है, जब ये इसका नाम होता है अपशोर। इसका नाम क्या होता है? अपशोर। तो ये दो बिंदु कहलाएंगे। जो सब सूर्य ग्रह गति करेगा और जिसके पास में आएगा तब उपशोर कहलाएगा। जब ये दूर होगा तो इसका क्या कहलाएगा? अपशोर कहलाएगा। तो बच्चों, पहले मैं बता देता हूं कि केपलर का जो प्रथम नियम है वो किसका नियम है? कक्षाओं का नियम है। और कक्षाओं का नियम क्यों बोला? कि इसके अनुसार जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसलिए कौन सा नियम दे दिया? कक्षाओं का नियम दे दिया। और सूर्य होता है वो कहाँ पे स्थित होता है बच्चों? इसकी नाभि पर स्थित होता है, और इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? कक्षाओं का नियम दे दिया। तो देखो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि केपलर का प्रथम नियम क्या है। और मैं इतनी यदि ये अक्ष बोलूं तो ये क्या आ जाएगी? अर्ध दिक्ष अक्ष हो जाएगी। इतनी हमारी क्या हो जाएगी? अर्ध दिक्ष अक्ष हो जाएगी। तो ये अर्ध दिक्ष है, और ये पूरी इसका जो मैंने बताया वो कितनी ए है और बी है, और ए और बी दोनों बराबर नहीं होती हैं, इसलिए ए का मान बड़ा है, इसके लिए मैंने दीर्घ बोल दिया। और बी का मान क्या है बच्चों? छोटा, इसलिए मैंने क्या बोल दिया? लघु बोल दिया। ठीक है? तो ये हमारे पास दीर्घवृत्त प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हमारे दूसरा नियम पढ़ेंगे, वो बच्चों क्या पढ़ेंगे?
दूसरा नियम होता है केपलर का द्वितीय नियम, जिसको क्षेत्रफलों का नियम कहा जाता है। जिसको क्या किया जाता है? क्षेत्रफलों का नियम। तो देखिए बच्चों, हम आपको समझा रहे हैं केपलर का द्वितीय नियम। क्या समझा रहे हैं अभी? केपलर का द्वितीय नियम। तो देखो केपलर का द्वितीय नियम, ये इसका नाम दे दिया केपलर का द्वितीय नियम। अभी बताया केपलर के द्वितीय नियम को क्या बोलेंगे? क्षेत्रफलों का नियम। क्या बोलेंगे? क्षेत्रफलों का नियम, क्षेत्रफलों का नियम, क्षेत्रफलों का नियम। ठीक है, तो मैं आपको पहले समझा देता हूं और इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने अभी बताया कि जो हमारे ग्रह हैं वो सूर्य के पीछे कैसे चक्कर लगाते हैं। एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और इसकी जो नाभि होती है, और नाभि पे क्या स्थित होता है अभी मैंने बताया। इसकी नाभि पे सूर्य स्थित होता है, और इसकी ये होगी दीर्घ अक्ष, और ये क्या होगी? लघु अक्ष, है ना। ये इसका क्या हो गया? केंद्र हो गया। तो यदि इसके द्वारा मैं, जैसे ये ग्रह गति करता है, और ग्रह जब यहाँ था तो, और जब ग्रह यहाँ था तो इसको मैंने नाम दे दिया ए। जब ग्रह परिक्रमा करता करता यहाँ पे आ गया तो मैंने इसका नाम दे दिया बी, है ना। ग्रह तो इनके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। जब मैंने बताया कि ये जब ग्रह गति कर रहा था तब मैंने इसका नाम, जब ग्रह यहाँ पे था तब इसका नाम मैंने क्या दे दिया? ए। और जब ग्रह गति करता करता टी समय के अंदर, टी समय में जब ग्रह गति करता करता हमारे पास क्या आ गया? बी पे आ गया। तो इसके द्वारा ए, इसके द्वारा जो क्षेत्रफल है समान समय के अंदर तय किया गया क्षेत्रफल भी क्या होगा? समान होगा। इसका नियम यह है कि जब कोई ग्रह सूर्य की चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो समान समय के अंदर समान क्षेत्रफल तय करता है। समान समय में क्या करता है? समान क्षेत्रफल तय करता है। तो देखो मैंने ये बनाया। अब मैं कहता हूं कि इसके द्वारा जब ये ग्रह गति करता करता यहाँ पे आ गया, ए डैश इसका नाम दे दिया, और इसका नाम मैंने क्या दे दिया? बी डैश। तो ये क्षेत्रफल, इसमें जो लगा टाइम ये भी कितना है? टी है। तो देखो मैंने बताया कि ये यहाँ से ग्रह गति करता करता बी पे आया तो उसको समय कितना लगाया? टी लगा। जब ए डैश से बी डैश पे गया तो उसको भी समय कितना लगा? टी लगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका नियम ये कहना चाहता है कि समान समय अंतराल में, समान समय में तय किया गया जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा? समान होगा। तो जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करता है तो इसको क्या लिख देंगे? जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसे परिक्रमा, चारों ओर क्या करता है? परिक्रमा करता है, परिक्रमण करता है। क्या करता है? परिक्रमण करता है। तो समान समय में, मैंने क्या बोला? तो समान समय में, तो समान समय में समान देखो यहाँ पे समान समय क्यों बोला? जब ये ए से कहाँ गया? बी पे, तो उसने टाइम कितना लिया? टी। जब ए डैश से बी डैश पे गया तब भी टाइम कितना लिया? टी। इसलिए मैं ये कह रहा कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है तो समान समय में तय किया गया क्षेत्रफल भी क्या होता है? समान होता है। क्षेत्रफल भी क्या होता है? समान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो क्षेत्रफलीय जो वेग है वो क्या रहता है? नियत रहता है। क्षेत्रफलीय वेग क्या रहता है? नियत रहता है। इसका क्षेत्रफलीय वेग क्या रहता है? नियत रहता है। तो देखो बच्चों, क्षेत्रफलीय वेग नियत का मतलब ये है कि जब कोई ग्रह जब गति करेगा तो जब ये दूर होगा, जब ये इस गति ग्रह क्या होगा? दूर होगा, तो इसका जो वेग है वो वेग क्या होगा? कम होगा। कम का मतलब क्या होगा? मंद होगा। और जब ये ग्रह पास में आएगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा? अधिक होगा। जब इसके ग्रह क्या आ जाएगा? जब जैसे ग्रह सूर्य के पास में आएगा, तो उसका वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जैसे इस ग्रह की सूर्य से दूरी बढ़ जाएगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसके कहने का मतलब यह है कि क्षेत्रफलीय वेग नियत का मतलब यह है कि जब ये ग्रह से जब दूरी बढ़ेगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। जैसे ये पास में आएगा तो उसकी गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जो ये क्षेत्रफलीय वेग का जो नियम है इसको क्या कहेंगे? क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। और ये किसका पालन, किसके अनुरूप होता है? ये होता है कोणीय संवेग संरक्षण। कौन सा नियम? कोणीय संवेग संरक्षण नियम के अनुरूप होता है। किसके नियम के अनुरूप होता है? कोणीय संवेग संरक्षण नियम के अनुरूप होता है।
तो देखो ये दूसरा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा नियम क्या है, जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है तो समान समय में तय किया गया क्षेत्रफल भी क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब क्षेत्रफलीय वेग क्या होता है, नियत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर होगा तो उसका वेग कम होगा, और जब सूर्य वेग इसके पास में होगा तो उसका वेग क्या होगा, तीव्र होगा। तो ये किसका नियम था, केपलर का द्वितीय नियम था। ये क्या था, केपलर का द्वितीय नियम था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है केपलर का तृतीय नियम। दोस्तों हमने क्या पढ़ लिया था, केपलर का द्वितीय नियम पढ़ लिया था। केपलर का तृतीय नियम कह रहा था कि आवर्तकाल का क्या कहलाता है, नियम कहलाता है। तो ये आवर्तकाल का नियम में कहता हूँ कि ये मैंने बताया था कि जो दीर्घवृत्त होता है ये हमारे पास क्या है, दीर्घवृत्त है। तो दीर्घवृत्त है और दीर्घवृत्त के ये नाभि पे क्या होता है, सूर्य होता है। और ये आवर्तकाल का मतलब ये होता है कि जैसे ये ग्रह यहाँ है और ग्रह को एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय ही क्या कहलाता है, एक चक्कर को पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। तो जब किसी सूर्य के परित, तो हम लिखेंगे जब किसी सूर्य के परित ग्रह का परिक्रमण काल, ग्रह का परिक्रमण काल का मतलब ही आवर्तकाल, इसको परिक्रमण काल का भी नियम कहते हैं। परिक्रमण काल का मतलब एक जब जो ग्रह है एक चक्कर को पूरा करने में लिया गया समय कहलाता है परिक्रमण काल। तो परिक्रमण काल का वर्ग, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो परिक्रमण काल का जो वर्ग है वो उसकी जो अर्ध दीर्घ अक्ष है उसके क्या होता है, घन के समानुपाती होता है। उसके घन के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो देखो बच्चों मैंने आपको पढ़ा है केपलर के नियम, और केपलर के नियम बताए थे। केपलर के 3 नियम हैं और जिसमें सबसे पहला नियम है वो मैंने बताया था बच्चों, वो कौन सा नियम है, कक्षाओं का नियम। कौन सा नियम है, कक्षाओं का नियम। मैंने बताया कि जब कोई सूर्य क्या होता है, जब नाभि पे होता है और नाभि पे, और ये क्या करता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के अंदर ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या करता है, चक्कर लगाता है। इसमें लगाता है, कक्षाओं में लगाता है। इसलिए इसका कौन सा नियम दे दिया, कक्षाओं का नियम दे दिया। और मैंने 2 बिंदु बताए थे, जिसका नाम था, पास वाले को मैंने बोला था उपशोर और दूर वाले को मैंने क्या बोला था, अपशोर बोला था। और इसके बाद हमने बताया था क्षेत्रफल का नियम। तो क्षेत्रफल का नियम में मैंने बताया था कि जब कोई ग्रह है समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है, इसका मतलब क्षेत्रफलीय जो वेग होता है नियत होता है। जब ग्रह की दूरी बहुत अधिक होती है तो उस ग्रह का वेग क्या होता है, कम होता है। और जब ये ग्रह के पास में आता है तो उसका वेग क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। तो इस प्रकार जो मैंने बताया था कि जो क्षेत्रफलों का जो नियम है, केपलर का दूसरा नियम है, वो किसका अनुरूप है, कोणीय संवेग के नियम के अनुरूप है। इसका मतलब dy/dt जो है वो L/2m है। और तीसरा जो नियम बताया मैंने वो केपलर का तृतीय नियम है, उनको मैंने बोला आवर्तकालों का नियम। और आवर्तकालों का नियम क्या होता है, जबकि सूर्य के प्रति ग्रह परिक्रमण काल का मतलब एक चक्कर को पूरा लेने में लिया गया समय का जो वर्ग है उसके अर्ध अक्ष के घन के समानुपाती होता है। यदि बच्चों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें तो इसलिए उसको भी फायदा हो। और आप भी इसके नोट्स यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे 9660597264 अपना नोट्स लिख के मैसेज करें, क्लास का नाम लिखें और मेरे को मैसेज कर दे। इस पे मैसेज कर दे 9660597264 पे नोट्स लिख के क्लास 11। तो इसमें चैप्टर को जितना मैंने पढ़ाया है उनका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।